ये बस चेक कर लो आना पूरा। अपन लोगों का तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? टाइप्स ऑफ सरफेस होंगे। मिला था टाइप्स ऑफ, मिला था। अच्छा, टाइप्स ऑफ सरफेस होगा वो। अच्छा, मिरर लिख दिया होगा फिर मैंने, हटा दूँ। मिरर तो उससे अगला लिखा होगा, चौथा। हाँ, सरफेस लिख लो इसको, टाइप्स ऑफ सरफेस। ठीक है, डालें हेडिंग, टाइप्स ऑफ सरफेस। ठीक है, निकाल लो। तुम्हें ये तो सेट होगा ना, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? लाइट का किस जगह से टकरा के वापस आना, इसको रिफ्लेक्शन। और हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन ही वो फिनोमेना है जिसकी वजह से अपने चारों ओर आसपास की सारी चीजें दिखाई देती हैं। एक बेसिक सी कहानी है ना। अब बात है कि अपने पास में रिफ्लेक्शन जिस चीज से टकरा के होता है उस चीज को अपन लोग क्या कहते हैं? सरफेस। जैसे कि मैं मतलब कल वाली बात स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। हमारे पास में ये लाइट आई, टकराई, टकरा के चली गई। जिस जगह लाइट टकराती है उस जगह को अपन लोग क्या बोलते हैं? सरफेस। जहां पे भी लाइट टकराएगी उस जगह का नाम है अपने पास में सरफेस। एक काम की बात ये भी सुन ले सभी लोग कि आने वाली लाइट को अपन लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जाने वाली लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। उनके बीच में जो सेट हुआ दैट इज नॉर्मल। और अपन लोगों ने कल एक नियम तो पढ़ ही लिया था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लाइट जिस जगह से टकराती है दैट इज कॉल्ड सरफेस। अपने पास में दो टाइप की सतह पाई जाती है, बताओ कौन सी? दो टाइप के सरफेस पाए जाते हैं, दो टाइप की सतह पाई जाती है, कौन सी? एक चिकनी सरफेस, मतलब ऐसा बढ़िया सरफेस, और एक रफ। दो टाइप के सरफेस पाए जाते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है कि लाइट अगर टकराएगी दो जगह से टकरा सकती है, एक चिकनी जगहों से और एक खराब जगहों से। तो अगर अपन लोग इसी बात को ध्यान से पढ़ें तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि अपने पास दो टाइप के सरफेस हैं। ये सब तो बनाने नहीं था, ये तो बस ऐसे बता दिया मैंने तुम्हें, यहां से बनाना है। अपने पास में बेसिकली दो टाइप के सरफेस हैं, एक चिकना सरफेस और एक खराब सरफेस। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो सुनो। देखो, तुम चिकने को इंग्लिश में क्या कह सकते हो बता दो, लॉजिकली बता दो कि ये बोल सकते हैं इंग्लिश में। बढ़िया सरफेस को क्या कहेंगे? प्लेन सरफेस। ठीक है, ठीक ठाक वर्ड है। और कुछ? रेगुलर। अपने पास में जो प्लेन सरफेस है या फिर बढ़िया सरफेस है उसको अपन लोग कह सकते हैं रेगुलर सरफेस। ठीक है, एक अच्छी सतह, मतलब जो बड़ी तरह से चिकनी है, एकदम फ्लैट है। उसके बाद में अगला कौन सा होगा? अगर ये रेगुलर है तो अगला, ये आसान है। अगर ये वाला रेगुलर है तो रेगुलर का उल्टा क्या होता है? अपोजिट, इररेगुलर सरफेस। अपने पास में अगला है इररेगुलर सरफेस। ठीक है, और इसी को अपन लोग एक नाम और देते हैं, वो नाम भी याद रखना, दैट इज डिफ्यूज्ड सरफेस। हमारे पास दो टाइप की सतह पाई जाती है जिनसे लाइट टकराती है, एक तो बढ़िया सतह और एक खराब सतह, एक अच्छा सरफेस और एक बेकार सरफेस। ठीक है, अपने पास दो टाइप के सरफेस पाए जाते हैं, रेगुलर और इररेगुलर। ठीक, तो रेगुलर तो वो है जो एकदम चिकना, एकदम बड़ी तरह सेट है और मतलब शीशा कुल मिला के बात ही। और इररेगुलर कौन सा? जैसे कि अपने पास में सड़क हुई, ईंटें हुई, दीवारें हुई, बिना पुती हुई, पलस्तर की दीवारें, वो सब कुछ कैसा माना जाएगा? इररेगुलर। अब बात है तुम इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, मतलब तुम्हें रेगुलर की डेफिनेशन देनी है, तुम क्या डिफाइन दोगे ये बताओ। मतलब डेफिनेशन किस तरह सेट की जाए? मतलब हम ये नहीं लिख सकते कि जो चिकना है उसे रेगुलर कहते हैं, ठीक है, और जो खराब है उसे इरेगुलर कहते हैं। ये लिखना पॉसिबल नहीं है। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए सारी बातों को अरेंज करने का। अरेंज करने से पहले ध्यान से एक सिस्टम समझ के देख लो। तुम्हारे पास में दो सरफेस ड्रॉ किए गए, ठीक है, कायदे से मैंने दोनों को ड्रॉ कर लिया इस तरह से। और एक काम की बात जो तुम्हें इसमें पल्ले पड़ जाएगी वो ये, अपने पास में जो दोनों टाइप के सरफेस हैं उन दोनों टाइप के सरफेस के अंदर बहुत सिंपल सिस्टम, रेगुलर सरफेस। पहले तो एक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी वाली बात तो ये पल्ले पड़ जाए कि जो चिकना सरफेस है दैट इज रेगुलर और जो खराब है वो रेगुलर। लेकिन उसको भी सिस्टमेटिक लिखने से पहले ध्यान से बात सुनो।
अगर इस पर लाइट रेज आती हैं 3 मान लो, और तीनों आती हैं एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि बढ़िया तरह से अरेंज होके आएंगे। इस पर भी लाइट रे आती हैं पैरेलल, इस पर भी 3 लाइट रे पैरेलल आएंगे, दोनों पे पैरेलल लाइट रे भेजी गई हैं। लेकिन सरफेस वो अच्छा सरफेस है जिस पर लाइट आती भी पैरेलल है और जाती भी पैरेलल है। एक ऐसी सतह है जहां पे लाइट आई भी पैरेलल और गई भी पैरेलल, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर सरफेस। लेकिन अगर ऐसी जगह देखी है जहां पे लाइट आती तो पैरेलल है लेकिन जाएंगी रैंडम, कोई कहीं जा रही है, कोई सी कहीं जा रही है, कोई सी कहीं जा रही है, उसको अपन लोग कहते हैं इर्रेगुलर सरफेस। पहली काम की बात तो ये। और इसी कहानी को तुम्हें बड़ा डिफाइन में लिखना है, तो उसका डिफाइन कन्वर्जन ध्यान से देखना। अगर इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सिंपल सिस्टम समझ में आता है कि व्हेन, अब लिखें, व्हेन इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज, व्हेन इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज, light rays reflects back reflects back parallelly, अगर आने वाली पैरेलल लाइट रे जाती भी पैरेलल है, आर कॉल्ड, दैट सरफेस इज कॉल्ड, देन द सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर, देन द सरफेस इज कंसिडर्ड या फिर सेड टू बी रेगुलर। तो सरफेस को अपन लोग रेगुलर कहते हैं। सीधी सीधी साफ बात है कि अगर सतह के ऊपर लाइट रे आती पैरेलल है और जाती भी पैरेलल है, उसको अपन लोग रेगुलर बोल देंगे। एक बेसिक छोटी फंडामेंटल कहानी, हम उसको हिंदी में नहीं लिखेंगे कि जो चिकना होता है, जो खराब होता है, उसको रेगुलर और डिफ्यूज कहते हैं। ठीक है, साफ सीधी बात ऐसे लिखना है कि अगर आती पैरेलल है और जाती भी पैरेलल टकराने के बाद में तो अपने पास में वो रेगुलर है। और उसका उल्टा लिखना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, उल्टा लिखने के लिए बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। व्हेन इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज, when incident parallel light rays does not reflect parallelly, then the surface is called diffused या फिर irregular surface, irregular और diffused surface। तो उसको अपन लोग खराब सतह मानते हैं। साफ सीधी स्पष्ट छोटी बात, ठीक है। इसको इरेगुलर और डिफ्यूज्ड सरफेस, ठीक है। छोटा सिस्टम है लेकिन ध्यान से बात समझ में आ जानी चाहिए। अगर बढ़िया तरह से लाइट रे सीधी आई और सीधी निकल गई तो चिकना सरफेस है, और अगर सीधी आई और खराब निकल के गई है तो खराब सरफेस है। चलो एक सवाल का जवाब देना आप। इसी में सिंपल क्वेश्चन लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या इसमें एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा? इसमें एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, इसमें भी होगा। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रेगुलर इरेगुलर नहीं है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हमेशा होता है, सरफेस चाहे खराब हो चाहे बढ़िया हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, डू नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, ये सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा ही बराबर रहेंगे। डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस, कि कैसी भी सतह हो, खराब हो, चिकनी हो, गोल हो, घुमावदार हो, कुछ भी हो, उसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर हमेशा ही होता है, ध्यान रखें। ठीक है। अब इसी कहानी को वापस से ओपन करेंगे। अपने पास में कितने सरफेस हैं जो रेगुलर माने जाते हैं? रेगुलर सरफेस की लिस्ट में कौन आता है? मतलब चिकना सरफेस कौन है तुम्हारे आसपास जो तुमने देखा हो? सबसे पहला मिरर, सबसे मेन चिकना सरफेस जो हमने अपने आसपास कभी देखा है वो शीशा ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन लोग वैसे ही करते हैं, ये भी शीशा है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। वो जो अपन लोग देखते हैं वो ओपेक है, उसमें लाइट आर पार नहीं जाती है। जिसमें शक्ल देखी जाती है लाइट आर पार नहीं पहुंचती है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट लाइट आर पार चली जाती है। तो जितने भी चिकने सरफेस मेनली कंसिडर किए जाते हैं
वो शीशे ही है। और अगर तुम इन सब चीजों को देखोगे यहाँ से नीचे बाउंड्री तक, ये सब कुछ चिकनाई, सब कुछ मिरर ही है, ठीक है। बस ये कलर अलग अलग है तो शक्ल देखना इतना अच्छे से पॉसिबल नहीं होता। नहीं तो अगर तुम फोकस करके देखोगे तो अपनी शक्ल दिख जाएगी इनके अंदर भी। हर चिकनी सरफेस में तुम अपनी शक्ल देख सकते हो, सबके अंदर जितने भी पाए जाते हैं। तो नॉर्मली घर पे शीशा बनाना तुम सिंपल ट्राई कर सकते हो कि तुम पानी में कोकोनट ऑयल डाल दो, नारियल का तेल, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन देके तुम अपनी शक्ल हल्का फुल्का दिखाने लग जाता है। इनफैक्ट पानी खुद दिखा देता है शक्ल, ठीक है, अगर क्लियर वाटर है तो। अच्छा, काम की बात समझना कि हम लोग बस इस कहानी को ध्यान से ओपन करेंगे, रेगुलर सरफेस को, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे पास में सबसे कॉमन जो रेगुलर सरफेस आता है दैट इज मिरर, ठीक है। सबसे मेन सरफेस है उसका नाम है शीशा, ठीक है। और अपन लोग इस शीशे के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। शायद अपना चौथा पॉइंट क्या लिखा होगा ये बस देख लो, इसको तो पढ़ना ही नहीं है रेगुलर को तो, ठीक है, बस ये पढ़ना है रेगुलर सरफेस यानी कि शीशे के बारे में पढ़ेंगे। शीशे में बहुत सारी नॉलेज गेन करनी है। #4 देख के बताओ क्या लिखा हुआ है। मिरर ही लिखा है, मतलब तुम हर बार जहां पे फिनिश करोगे तुम वहां से अगला स्टार्ट कर रहे होगे। तो मैं तुम्हें शीशे के बारे में कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बहुत कॉमन सी बात निकल के आई थी सब, पहला सबसे काम का पॉइंट ये कि रेगुलर सरफेस यानी कि शीशे, और पहला काम का पॉइंट ये कि तुम्हें शीशे के बारे में ऐसा क्या पढ़ना है, तुम शीशे के बारे में ऐसा क्या है जो नहीं जानते। तो सच ये कि तुम शीशे के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने टाइप के शीशे पाए जाते हैं। अपने पास कितने टाइप के शीशे हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, कौन से? वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं है, एक तो प्लेन और एक स्फेरिकल है। हाँ भाई, टाइप ऑफ शीशे बताओ। पहला कौन सा? प्लेन, जो तुम लोग सबके घर में है, जिसमें अपनी शक्ल देखी जाती है ना, जो नाई की दुकान पे अक्सर लगे रहते हैं, मेनली घर वाले, प्लेन मिरर। उसके बाद में अगले अपने पास में स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इनके बारे में और ध्यान से सुनने की कोशिश करें कि आखिर बनते कैसे हैं। देखो, अगर तुम्हें ये वाला शीशा बनाना है तो तुम्हें सिंपल सीधा क्या करना है, कांच लेना है, कांच के पीछे क्या कर देनी है, पॉलिश एक लिक्विड आती है, उसको बस डाल दो, अपने आप फैल जाएगा, और सूखने के बाद में ऑटोमेटिक शीशा बन जाता है अपने आप फैल के। या फिर हल्का फुल्का हिला के उसको फैला दो अच्छे तरीके से, और जैसे फैलेगा वो ऑटोमेटिकली शीशे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये कि अगर इसको ध्यान से ड्रॉ करना हो हमें तो उसकी ड्राइंग समझना, ठीक है। हमारे पास घर में जो नॉर्मली शीशा पाया जाता है उसको तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है साहब, हल्का फुल्का शेड दे सकते हो, शीशा होता है। पर फिजिक्स की भाषा में ये नहीं है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट शीशे की शेप बनानी है तो सीधी बात है, एक लाइन खींचे, लाइन के पीछे क्या करेंगे, पॉलिश। तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, सामने से। मतलब कि इस लाइन को तो मैंने यूं ही बना दिया, लेकिन मेन काम की चीज, अगर पॉलिश पीछे है तो कोई भी इंसान अगर अपने आप को देखेगा तो सामने देखेगा, और सामने अगर वो इंसान अपने आप को देखेगा तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, पीछे जाके। तो ये जो पॉलिश है उसके सामने होना होता है तुम्हें। ये अपने पास नॉर्मल प्लेन मिरर है, और अगर इंसान सामने खड़ा होगा तो उसकी इमेज कहां जाके बनती है, पीछे की ओर। एक बेसिक सी नॉलेज वाली बात, इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग कि अपने पास ये है प्लेन मिरर। लेकिन स्फेरिकल कैसा होता है, स्फेरिकल कहां पे देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं बताता हूं तुम्हें। गाड़ियों के साइड में जो लगे होते हैं शीशे, उन्हें पढ़ना कभी लिखा होता है उनके ऊपर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और वो थोड़े से कर्व होते हैं, हल्के से कर्व होते हैं। उनकी खासियत ये कि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को, बहुत बड़े एरिया को वो छोटे से पॉइंट में दिखा देते हैं। मतलब पीछे पूरी की पूरी सड़क और बड़े बड़े ट्रकों को वो अपने अंदर संभाल लेंगे, यानी वो अपने अंदर छोटी इमेज बनाते हैं। एक वो वाले शीशे होते हैं जो अपने अंदर बड़ी इमेज बनाते हैं। जैसे तुम लोग कभी चम्मच पे गौर करना, चम्मच की 2 सरफेस होती हैं। चम्मच के एक गड्ढे वाले हिस्से को देखना, उसमें तुम्हें तुम्हारी शक्ल कैसी दिखाई देती है, और चम्मच के पिछले हिस्से को देखना, उसमें तुम्हें तुम्हारी शक्ल कैसी दिखाई देगी। ट्राई करके देखना, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हालांकि अपन लोग शायद लिखकर ही सारी बातें समझा लेंगे। देखो, सबसे पहली काम कीजिए, स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए अपने पास में कांच की बॉल होनी चाहिए, एक प्रॉपर कांच की बॉल। कोई कांच की बॉल अपने आसपास कहीं देखिए कभी, कौन सी बताओ? क्या बताया? कंचा। एक कांच की बॉल है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अंदर से खोखली हो,
बाहर से कांच कांच हो, अगर हमने गलती से भी छोड़ दी तो फूट जाएगी। बल्ब ऑलमोस्ट कांच का ही, परफेक्ट गोल तो नहीं है लेकिन हाँ कांच का ही है, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट कांच की बॉल अंदर से खोखली होती बल्ब है। अब मान लो कि अपन लोग ऐसा सोच के देखते हैं कि परफेक्ट एक कांच है, अंदर से खोखला है, ये अपने पास कांच की बॉल आ चुकी है, ठीक है। अगर ये स्फीयर है, ये गोला मत मानना, सर्कल में स्फीयर में डिफरेंस है कि सर्कल एक 2D डायग्राम है और स्फीयर यानी कि बॉल कैसा डायग्राम है, 3D। तो एक कांच की बॉल सोचो जैसे अपने पास में बल्ब होता है, ठीक है, परफेक्ट गोल मान ले कांच की बॉल। अब अगर ये कांच की बॉल है तो सीधी सीधी बात है कि मैंने इसको यहां से, कांच को अगर तुम गर्म करके पिघलाओगे काटोगे तो कट जाएगा। कांच काटने के लिए अपने पास में डायमंड कटर भी आते हैं। कभी अगर तुम लोग शीशे वीशे कभी कटवाने गए हो लकड़ी वाले की दुकान पे तो वो शीशे परफेक्ट काट देते हैं, ठीक है। तो मान लो हम लोगों ने इस कांच को यहां से काट दिया और यहां से भी काट दिया। काटने के बाद में मैं तुम्हें इसमें बहुत सिंपल सिंपल बातें बोलता हूं, ध्यान से देखना। मैंने 2 टुकड़े काट दिए। मेरा सवाल है तुमसे, इनमें से कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? येलो व्हाइट? मैंने कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? अभी कुछ लिखना मत, अभी बात समझ में आनी शुरू होगी। कांच की बॉल है, कांच की बॉल के दोनों सिरे काट दिए, काटने के बाद में तुम्हें हल्का हल्का कर्व मिला, ठीक है। ये कर्व ही शीशे में कहलाते हैं स्फेरिकल। इनमें कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स? येलो और व्हाइट? बताओ। फिलहाल तो ये कोई सा नहीं है, ये सब ट्रांसपेरेंट है, पॉलिश इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें पॉलिश करी गई, इसमें पॉलिश करी गई आगे की ओर, इसमें पॉलिश करी गई पीछे की ओर। अब बताओ कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? पहला वाला क्या है और दूसरा वाला क्या है? दोनों सेम है। इसमें ध्यान से देखो, दोनों में पॉलिश कहां हो रही है? बाहर वाले हिस्से में। और इसमें पॉलिश कहां हो रही है? बाहर वाले हिस्से में। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अंदर वाले हिस्से से, कर्व वाले हिस्से से। तो दोनों ही सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ऐसा, पहली मेन बात ये समझ लें, कोई तुम्हारे सामने ऐसे बना के और ऐसे तुम्हें कंफ्यूज कर तो कंफ्यूज मत होना। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सिस्टमेटिक बात समझाता हूं, पहले उस कहानी को सुन लो। अपने पास में अगर ये और ये भी एक कांच का टुकड़ा घुमा के रख लेता हूं सेम सेम, ठीक है। अगर हमने यहां पे पॉलिश करी और अब इसमें हमने यहां से पॉलिश करी तो तुम्हें एक बहुत सिंपल बात समझ में आती है, वो सुनो। अगर पॉलिश पीछे की ओर करी है इसमें तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? अंदर की ओर। तुमने कभी ये सुना है लाइन लिव्स इन केव? इसका मतलब क्या है? केव माने क्या होता है? गुफा, जिसमें शेर रहता है, ठीक है। लाइन लिव्स इन केव यानी कि केव यानी गुफा। तो बात ये कि अगर पॉलिश पीछे की साइड, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? केव वाली साइड से, इनसाइड से। अगर रिफ्लेक्शन केव वाली साइड से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। इस वाले पॉइंट को अपन लोग कॉनकेव कहते हैं। और अगली काम की चीज, पहली बात तो केव शब्द से याद रखेंगे। केव यानी कि अगर अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन है तो वो गुफा वाली साइड से रिफ्लेक्शन, उसको अपन लोग कहते हैं कॉनकेव। और रिफ्लेक्शन अंदर करने के लिए पॉलिश कहां पे करी जाएगी? बाहर की ओर। और अगर पॉलिश ही अंदर कर दी गई है और रिफ्लेक्शन कहां से होता है? बाहर से, तो इसको अपन लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स। पहली बात तो अगर कांच के टुकड़ों को काट दिया जाएगा और उसमें पॉलिश एक जगह अंदर और एक जगह बाहर की जाएगी तो उससे अपने पास 2 टाइप के शीशे बनेंगे, एक तो बनेगा कॉनकेव, एक बनेगा कॉन्वेक्स, ठीक है। याद कैसे रखना है, उसमें काम का वर्ड है केव। केव यानी गुफा, यानी कि इनसाइड रिफ्लेक्शन, यानी कि पीछे की ओर पॉलिश, तो इसको अपन लोग कॉनकेव बोलेंगे, इसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। लोगों को अक्सर कंफ्यूज करना बहुत आसान हो जाता है कि मैंने दोनों की शेप लगभग सेम बना रखी है, उनके अकॉर्डिंग शायद दोनों ही कॉन्वेक्स हैं, दोनों ही कॉनकेव है। ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे कि अगर इसी बात को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक डिजाइन किया जाए, तुम्हारे पास में ये बहुत सारे शीशे अटैच किए गए, देखो अगर यहां पे रिफ्लेक्शन है, इस पॉलिश है, इस साइड भी पॉलिश है, इस साइड पॉलिश है, उसके साथ साथ इनको थोड़ा सा टिल्ट किया जाए, 1 मिनट रोटेट करें। बताओ इनमें कौन से कॉनकेव है, कौन से कॉन्वेक्स हैं? ये वाला कौन सा है? कॉनकेव। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इनसाइड। ये वाला कौन सा अपने पास में? कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्शन कहां से होगा? बाहर की ओर से। ये वाला कौन सा अपने पास? कॉनकेव, क्योंकि अंदर से रिफ्लेक्शन। ये वाला भी कॉनकेव है, ये वाला कॉन्वेक्स और ये वाला कॉनकेव। तो तुम्हें उसकी शेप नहीं देखनी ऐसे है कि ऐसे, तुम्हें देखनी पॉलिश। पॉलिश अगर उधर है और अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन है,
तो वो कॉनकेव है, और अगर बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन है तो वो कॉन्वेक्स है। कुल मिला के मेन बात ये अपने पास में दो टाइप के शीशे पाए जाते हैं, एक तो प्लेन और एक स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसे बनते हैं, कांच की वॉल को काटना है, काटने के बाद में पॉलिश या तो अंदर करनी है या फिर बाहर। अगर पॉलिश जिस भी साइड पर करी जाएगी उसके अपोजिट साइड पे समझना है कि उसको अपन लोग क्या बोलेंगे। तो पहली चीज तो ये, तो सिर्फ पहले इतना लिख लें, उसके बाद एक काम की बात इसके अंदर समझेंगे, फिर आगे बढ़ाते हैं, देखना। कांच की बॉल को काटने पर पॉलिश डिसाइड करेगी कि वो कॉनकेव बनेगा कि कॉन्वेक्स बनेगा, है ना। आगे तुम अब अगले पॉइंट पे नहीं जा सकते, अब तुम्हें इसी के अंदर ध्यान से बहुत सारी बातें समझनी है। ठीक है, तुमने एक स्टार बनाया है, मतलब 2-3 स्टार बनाए, उसमें तीसरा क्या लिखा हुआ वो चेक करो। बहुत सारे स्टार है ना, उसमें तीसरा वाला पता लगाएं बस। हाँ वही है खेल अब। ठीक है, देखें, नॉलेज ऑफ मिरर्स। ठीक है, इसका ज्ञान अर्जित करें आखिर ये है क्या, वो भी स्फेरिकल की बात कर रहा हूं मैं खासकर, नॉलेज ऑफ मिरर्स स्फेरिकल वाले। और इनके बारे में जैसे तुम ज्ञान अर्जित करोगे तुम्हें बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी कि आखिर ये इतनी खतरनाक चीज क्यों है। देखो सभी लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर ए लिखें। पॉइंट नंबर ए में बहुत सारे टर्म आएंगे, पॉइंट नंबर ए सिर्फ एक बात से नहीं बनेगा, कुछ 4-5 बातें इकट्ठी आ जाएंगी, तो ए को बहुत वैल्यू देने की नीड है। ठीक है, मैं सबसे पहले ये वाला शीशा बनाता हूं और सभी लोग ध्यान से देखकर बताएंगे कि कौन सा है ये। बताओ, ये वाला अपने पास कॉनकेव है, ये किस चीज से कट के आया होगा, किसी ना किसी, नहीं, ये जो शीशे का हिस्सा है किसी से कट के आया होगा, ये किसी कांच की बॉल से कट के आया होगा परफेक्टली। तो मान लेता हूं कि मैं इसके पास में कोई कांच की बॉल रही होगी जिससे कटकर मैंने इसको, जिससे काटकर मैंने इसे बना दिया, तो ये कांच की बॉल थी कोई, उस कांच की बॉल से काटकर इसे बनाया गया। उस कांच की बॉल के बीच वाले पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, किसी बॉल के बीच वाले पॉइंट क्या बोलते होंगे, सेंटर। तो यहां पर इस शीशे के लिए ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ध्यान रखें, शीशे के लिए जो सेंटर वाला पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अगली काम की चीज कि अगर तुमसे पूछा जाता है कि सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस, यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सवाल क्या होगा, जवाब क्या होगा, सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस, रेडियस। उसके बाद में अगली काम की चीज, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि साहब देखो तुमने यहां पे सेंटर माना है, यहां पे रेडियस मानी है, तो जिस पॉइंट से तुम सर्कल की बाउंड्री को टच करोगे तो तुम्हें इस पॉइंट का नाम क्या देना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल, इसे पोल बोलेंगे। ये छोटे बेसिक पैरामीटर है, नाम आने चाहिए। पहली बार सेंटर वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस सभी लोग जानते हैं रेडियस, और ये अपने पास में पॉइंट जहां पे लाइन टच करेगी दैट इज पोल। ऐसी कोई लाइन टच नहीं करती लेकिन तुम पढ़ाई के लिए समझना है कि दैट इज पोल। उसके बाद में बात सुनो, अगर रेडियस मान लो 20 सेंटीमीटर है, मैं यहां से नापता हूं, पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, सारी डिस्टेंस तो पोल से नापनी है। सेंटर, पोल से लेके सेंटर की डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर, उसकी ठीक आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ, ये वाली हाफ हो जाएगी 10। तो इस हाफ वाले पॉइंट को अपन लोग कहते हैं फोकस, इस हाफ वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस पॉइंट। ठीक है, और जो फोकस पॉइंट है वो हमेशा रेडियस का आधा होगा। अगर रेडियस वहां से 40 सेंटीमीटर, फोकस कितने का होगा, 20 का। अगर रेडियस 10 की है तो फोकस कितने का होगा, 5 पर, बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। एक काम की बात यह भी है कि अगर सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं, तो फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो वाकई में किसी शीशे में दिखाई नहीं देती अगर तुम शीशे को उठा के देखोगे, लेकिन तुम मान के चलना है, एक लाइन जो तीनों पॉइंटों को, सेंटर, फोकस और पोल, तीनों पॉइंटों से कट के जाती है, उस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस।
दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, उस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो पहला काम का टर्निंग पॉइंट नॉलेज ऑफ मिरर में ये कि किसी भी शीशे के अंदर जो अपन लोगों ने काट के बनाया, अगर गोल हिस्से से कट के बने हैं तो सभी के पास में क्या होगी, रेडियस, उन सभी के पास में क्या होगा, सेंटर, उन सभी के आधा पॉइंट किससे बोलेंगे, फोकस को, और जो पॉइंट कोने को टच करेगा दैट इज कॉल्ड पोल, और एक लाइन जो सबसे होके जा रही है दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब तो मैं क्यों बताया जा रहा है, किसी भी चीज की पढ़ाई करने के लिए सबसे काम का पैरामीटर तुम्हें उसके सारे बॉडी पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए, सारे के सारे नाम। तो तुम्हें ये पहले नाम मेंशन कर दें कि अगर गोले से कट के बनेंगे तो रेडियस होगी, सेंटर होगा, फोकस होगा, पोल होगी, फोकल लेंथ और प्रिंसिपल एक्सिस। इस चीज को सबसे पहले सेट करके लिखें, इसमें जो चीज काम की नहीं है उसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। बनो, पहले इसे मेंशन करें, ये काम दोनों पाया जाएगा, मतलब कि कॉन्वेक्स में भी होगा ये वाला सिस्टम, सारे नामकरण होंगे, सभी कॉन्वेक्स के पास में सेंटर होगा, फोकस होगा, पोल होगा, फोकल लेंथ होगी, रेडियस भी होगी, क्योंकि वो सभी के सभी किसी गोले से कट के आते हैं, इस वजह से। हम लोग चैप्टर के मैप के चौथे हिस्से में हैं और बस अब नॉलेज पॉइंट पे अटक गए हैं, रुक ही गए हैं अब। एक सिंपल सवाल का जवाब दो, रेडियस में और फोकल लेंथ में क्या कनेक्शन है? रेडियस और फोकल लेंथ, रेडियस का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, फोकल लेंथ, या फिर कह सकते हैं फोकल लेंथ का डबल करेंगे तो क्या मिलेगी, रेडियस। फोकस पॉइंट क्या चीज है, इस जगह को फोकस पॉइंट कहते हैं। फोकल लेंथ क्या चीज है, इस दूरी को लेंथ कहते हैं। दोनों डिफरेंस है, दोनों कंफ्यूजन में मत डालना, ठीक है। फोकल लेंथ यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जबकि फोकस ये वाला पॉइंट है, ठीक है। सिंपल एक छोटा सा वर्ड, और फोकल लेंथ को एफ नाम के लेटर से दिखा सकते हैं और रेडियस को आर नाम के लेटर दिखा सकते हैं। अब जरा ध्यान से बताना दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। अगर तुम फोकल लेंथ निकालना चाहते हो तुम्हें किसका आधा करना चाहिए, रेडियस का। अगर रेडियस की वैल्यू 20 है तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो एक सिंपल बात लिख रहा हूं, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। शायद याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लिख लो, समझ में आनी चाहिए। थोड़ा छोटा सा ही पॉइंट है, अभी तुम आगे लिखना, अभी ए लिखा है तुमने, बी देखना। शीशों की नॉलेज लेते हैं, जो अपन लोगों ने शीशे बना दी काट पीट करके, आखिर वो कितने डीप जा सकते हैं वो ध्यान से समझते जाए लगातार। लिख दिया सबने, लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, अच्छा कंप्लीट है, हटाता हूं उसे। नॉलेज पॉइंट नंबर बी, नॉलेज पॉइंट नंबर बी के लिए सभी लोग सबसे पहले दोनों शीशे बना लें, ठीक है। लेकिन कैसे बनाने वो सुनो। अपने पास ये वाला कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के बाद में इस जगह पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दोनों में पॉलिश कैसे की गई वो ध्यान से देख लो एक बार, और कुछ नहीं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। नॉलेज पॉइंट नंबर बी थोड़ा सा और बेहतरीन पुराने वाले से। हमारे पास में ये वाला जो पॉइंट है दैट इज सेंटर, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, फोकस। ये वाला पॉइंट कौन सा, पोल। सेम टू सेम इसमें भी अगर सेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट है अपने पास में पोल, ये वाला पॉइंट है फोकस, और ये वाला पॉइंट है
सेंटर। मेरे पहले सवाल का जवाब ये दे कि मैंने यहाँ पे CFP इधर क्यों लिखा है, वहां पे उधर क्यों लिखा है, बताओ। पहले यही बता दें कि CFP यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्यों है, वहां पे राइट साइड में क्यों है। अगर इसकी कटाई को पूरा करेंगे तो गोला ऐसे बनेगा भाई, अगर ये कटा हुआ हिस्सा इसको पूरा करोगे तो गोला ऐसे करके आएगा, तो सेंटर यहां पड़ेगा। तो अगर तुम इस कटे हुए हिस्से को पूरा करोगे तो इसकी कटाई को पूरा करेंगे तो गोला यूं बनेगा। तो मैं ये बात इमेजिन करनी पड़ेगी अपने आप कि इसका गोला बाहर निकल के जाएगा ऐसे, तो इसका सेंटर इस साइड है, तो इसलिए C इधर है, F इधर है, P इधर है, लॉजिकली। ठीक है, जैसी कटाई है उसके हिसाब से गोला कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। पहली बात तुम्हें नाम समझ में आ जाए, CFP यानी सेंटर फोकस पोल, और ये जो लाइन आर पार होके जाए दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब इन दोनों शीशों के बारे में काम की बात समझना। सबसे पहली काम की चीज दोनों के बारे में वो ये, अगर मान लो हमने इसमें ढेर सारी लाइट रेज को पैरेलल भेज दिया, तो इनमें लाइट रे को पैरेलल भेजेंगे तो टकराने के बाद में क्या होगा वो समझना है, और अगर यहाँ पे लाइट रे को भेज दिया तो यहाँ पे टकराने के बाद में क्या होगा वो समझना है। ठीक है, दोनों के अंदर लाइट टकराने के बाद में कैसे कैसे कहाँ जाती है वो समझो। सबसे पहली काम की बात तुम्हें ये याद करना है कि अगर इसमें लाइट रे, कॉनकेव में लाइट रे ऐसे करके आएंगी तो इस सारी लाइट रे को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे मिला देगा। इससे सारी सारी जो लाइट रे हैं वो इकट्ठी होकर एक पॉइंट पे मिल जाती हैं। ये लाइट रेस को एक पॉइंट पे मिला देगा और मिलने के बाद में आगे निकल जाएंगी। मैं आगे बना नहीं रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखें कि अगर इसमें लाइट रे आती हैं इसका काम है मिलाने का, और अगर इस पे बहुत से लाइट रे आती हैं तो इसका मेन काम है लाइट को फैलाने का। ये लाइट रेस को फैलाएगा और वो लाइट रे को मिलाता है। ठीक है, अब आता है कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि इसका नाम है कॉनकेव क्योंकि इसमें केव की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इसको अपन लोग कहते हैं कॉन्वेक्स क्योंकि इसमें बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है नॉर्मली। लेकिन एक बात जो तुम्हें याद करनी है वो ये, कॉनकेव लाइटों को इकट्ठा करेगा, एक पॉइंट पे फोकस करेगा, एक पॉइंट पे जाके फोकस करके मिलाएगा, जबकि जो कॉन्वेक्स है वो लाइटों को फैला देगा। और इसी मिलाने और फैलाने की वजह से इनके कुछ और भी नाम है। जो लाइट रे को मिलाते हैं उन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर, उनको अपन लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट मिरर्स जो लाइट रे को मिलाएंगे। और जो इन्हें फैलाएंगे उन्हें बोलते हैं डाइवर्जेंट, जो डाइवर्ट करेंगे, जो किसी इंसान को भटकाते हैं, आर कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर्स। ठीक है, दो काम की बात है, इन्हें भी ध्यान से सेट करो। जो लाइट को मिलाने वाला है उसका नाम कॉनकेव है, और जो लाइट को फैलाने वाला है उसका नाम कॉन्वेक्स है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। हम लोग चैप्टर के मैप के 4th हिस्से में बस नॉलेज गेन कर रहे हैं। 4th हिस्सा इतना सा नहीं है कि बस मिरर के नाम लिख के कहानी खत्म हो गई। आगे पढ़ने से पहले तुम्हें इसमें बहुत कुछ गेन करना पड़ेगा, और ये बस पहला स्टार है। उसमें A पॉइंट आ गया, B पॉइंट आ गया, उसमें C पॉइंट सुनना भी। बाइकों की गाड़ी मतलब आगे जो हेडलाइट होती है उसमें कौन सा शीशा लगा होता है, मिलाने वाला कि फैलाने वाला, बताओ। समझ में नहीं आ रहा मुझे वाला वाला सुनाई दे रही है, उस मिलाने और फैलाने नहीं सुनाई दे रही। हेडलाइट में कौन सा शीशा लगा होता है आगे, मतलब जब तुम बाइक की लाइट जलाते हो वो बिल्कुल सीधी दिखाई देती है कि ऐसे फैल के दिखाई देती है। टॉर्च, टॉर्च अगर तुम ऑन करोगे तो लाइट तुम्हें दिखती सीधी जा रही है या फिर फैल जाती है, सीधी जाती है ना। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, सीधी ही जाती है। वैसे बाइक की लाइट भी सीधी ही जाती है, थोड़ी बहुत डाइवर्ट होती है, थोड़ी बहुत जैसे एरिया ने बढ़े, लेकिन मेनली फोकस ही होती है। ट्रकों की हेडलाइट सीधी ही जाती है। तुम कभी अंधेरे में ट्रकों को देखना, तुम्हें उसमें लाइट दिखाई देगी चल रही है। लेजर लाइट तो पता ही है, बिल्कुल सीधी ही जाती है लेजर लाइट। वैसे करके जो मोस्टली लाइटें होती हैं वो सीधी ही जाती हैं, जिससे कि तुम इंसान को सामने वाला पोर्शन दिखाई दे कि सामने कोई गड्ढा तो नहीं है। ठीक है, हल्का फुल्का डाइवर्ट कर दे जिससे कि नेका आजू बाजू का एरिया दिखाई दे, लेकिन मेनली उन सभी के अंदर लाइट को फोकस करने वाला शीशा लगा होता है, और वो कौन सा है वो इंसान समझ सकता है। ठीक है, एक ऐसा शीशा जो फोकस करता हो लाइट को। ठीक है, तो लाइट मिलाने वाले का नाम है कॉनकेव कन्वर्जेंट। इसके इस्तेमाल देखना अब। ठीक है, पॉइंट नंबर C मेंशन करेंगे इनके यूज। ठीक है, ये कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं वो ध्यान से देखो। लेकिन उससे पहले चलो तुक्का मार के बताओ। पहले यहां पे लिख लो कन्वर्जेंट या फिर कॉनकेव, कॉनकेव कन्वर्जेंट
बीचों बीच में लगा देना है ऐसे करके एक पार्टीशन, और यहाँ पे लिख देना कॉन्वेक्स डाइवर्जेंट। हम लोग नॉलेज पॉइंट के अंदर है, सिर्फ नॉलेज पॉइंट में इतना दिमाग लगेगा, उसके बाद आगे चैप्टर के मैप पे दोबारा लौट जाएंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट। तो क्या ये मानो कि बताओ, एक है जो लाइट को मिला रहा है, छोटा मतलब लाइट को पास करके जा रहा है, और लाइट को फैला रहा है, इनमें से कौन सा शीशा है जो बड़ी इमेज बनाएगा और कौन सा छोटी इमेज बनाएगा? इसमें बड़ा किससे दिखेगा, छोटा किससे दिखेगा? कॉनकेव से छोटा और कॉन्वेक्स से, ये गलत जगह है भैया, ये तुम्हें उल्टा ही सोचना है। जो लाइट को मिला रहा है वो बड़ा दिखाता है, अब वो उल्टी सी बात है कुछ, और जो लाइट को फैला रहा है वो छोटा दिखाता है। कैसे? वो सुनो, जो लाइट को मिलाता है एक पॉइंट पर, वो बस हमारे फोकस को एक ही जगह पे दिखाएगा। जो मिलाने वाला है उसकी वजह से मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी जो कि बड़ी दिखती है, और जो लाइट को फैला रहा है वो मुझे दुनिया भर की चीजें दिखाता है। मतलब कुछ ऐसा कि अपने पास में जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इस्तेमाल होता है गाड़ियों के शीशे में, जिससे कि वो अपन लोग पीछे का देख सकते हैं। तो लाइट जो फैली हुई लाइट है, मतलब वो सारे के सारे ऑब्जेक्टों में इकट्ठा करके दिखा देता है। तुम्हारे पीछे ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ शीशे के अंदर दिख जाती हैं। या फिर तुम उल्टा याद करो, तुम्हें जैसा लग रहा है कि जो मिलाता है वो छोटा दिखाता होगा, वैसा नहीं है, और जो फैलाता है वो बड़ा दिखाता होगा, वैसा भी नहीं है। अपोजिट है, जो मिलाएगा उससे बड़ा दिखेगा, क्योंकि उससे फोकस एक जगह पे लग गया कि बस यही देखना है मुझे। और जो लाइटों को फैलाएगा वो सब कुछ दिखा रहा है, तो मुझे सारी की सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई देंगी। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ एक पॉइंट पर होगा तो बढ़िया दिखाई देगा, फोकस अगर डाइवर्ट हो जाएगा तो कम दिखाई देगा। या फिर तुम उल्टा ही याद रखना कि जो हमें लग रहा है ऐसा कि यार एक पॉइंट पे मिल रही है तो ये छोटा होना चाहिए, नहीं नहीं, वो तुम्हें बड़ी इमेज देता है। तो पहला काम का पॉइंट इसके नीचे बस यही मेंशन करें, जैसा कि हमें लगा कि लाइट मिलाने वाला है वैसा नहीं है। इससे जनरली लार्ज इमेज मिलती हैं, अक्सर बड़ी इमेज ही मिलती हैं, बड़ी शेप की इमेज मिलेंगी इस वाले से। और जो लाइट को फैला रहा है इससे अपन लोगों को स्मॉल इमेज मिलती हैं, छोटी इमेज मिलेंगी। अब सवाल ये कि इसके यूज कहाँ पे हैं वो बताओगे, किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं बड़ी इमेज का, लाइट को मिलाने वाले पॉइंट का इस्तेमाल किस जगह पर किया जाता है, वो मेन काम है। जाके ना अपने किसी गाड़ी बाइक वगैरह के शीशे पे लिखा देखना, उस पर तुम्हें लिखा मिल जाएगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव कौन सा शीशा लगा हुआ है उसके अंदर। चलो तुम बताओ, कॉनकेव मिरर जो लाइटों को मिलाता है या फिर कह लो बड़ा दिखाता है, उस बड़े देखने वाले शीशे का इस्तेमाल किस जगह पर किया जाता है? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं बड़ा देखने के लिए? एक मैं आंसर देता हूं, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इस वाले मिरर का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि दांतों को अंदर तक देख सकें। वो अपनी आंख नहीं घुसा देते उसके अंदर, वो शीशे के रिफ्लेक्शन से पता लगाते हैं कि किस जगह पे ऑपरेशन करना, किस जगह काटना पीटना, कहां मसाला लगाना, कहां नहीं लगाना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में आगे मैक्सिमम में लेंस का इस्तेमाल होता है। वो लाल लगाते हैं वो ठीक है, लेकिन वो ये नहीं है, उसमें सब दिखाई देता है पीछे तक का। वो ये वाला है जो तू बता रहा है, मैं दिखा दूंगा उसे। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। एक सोलर कुकर सुना है? सोलर कुकर, उसका मेन काम क्या होता है? वो लाइट के मतलब सनलाइट के रिफ्लेक्शन को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे डाल देता है। अगर सनलाइट की सारी किरणों को तुम इकट्ठा करके एक पॉइंट पे डालोगे तो क्या होगा? उससे गर्मी बढ़ेगी, उससे हीट बढ़ेगी, और उससे बिना आग के खाना गर्म हो जाता है। हालांकि टाइम लगता है, जो खाने गर्म 10 मिनट लगनी चाहिए उसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, पर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया जाता है। तो अपने पास में सोलर कुकर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके तुम लाइट के यानी हीट के सारे फोकस को एक खाने पे डालते हो, उसे गर्म कर सकते हो। अगर तुम सारा फोकस ऑफ सनलाइट एक पॉइंट पे डालोगे वो चीज जल के राख हो जाएगी। ऐसे तुम 2-3-4 शीशे लेके इकट्ठा करके एक पॉइंट पे डालो, वो जल जाती है। ठीक है, तो सोलर कुकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे सनलाइट को फोकस करके एक पॉइंट पे डालते हैं तो वो उसको गर्म कर लेगा। ठीक है, इसके यूज देखो कहां पे छोटी इमेज का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला इसका साइड व्यू मिरर, सबसे पहले साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर सबसे पहले। तो अच्छा, तुम में से कोई अगर यहाँ आसपास गया, एक फैक्ट्री है इस जगह जाके, शायद वैकमेट है, में भी वैकमेट में दोनों साइड शीशे लगे हुए लाल कलर के, कर्व शेप में, गोल गोल से, देखे किसी ने? वो क्यों लगे हुए हैं? वैकमेट पे 2 शीशे लगे हुए हैं, मतलब गेट पर, मेन गेट पर ही। यहां पे भी है। वो उनका काम क्या है? उनका मेन काम है जैसे कोई इंसान निकलता है तो मान लो जैसे निकला हो, इस वाले शीशे में यहाँ के लोग दिख जाएंगे कौन सी गाड़ी आ रही है,
और इस वाले शीशे में यहाँ के डिजाइन कौन सी गाड़ी आ रही है, तो एकदम से कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मेन काम क्या है, वो बड़े से बड़े एरिया को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम्हारे सबसे बढ़िया एग्जांपल साइड व्यू मिरर, यानी कि पीछे देखने वाले शीशे लगे होते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी अपन लोगों को एरिया कवर करना होता है अच्छा खासा, ये और भी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। मॉल में इस्तेमाल होते हैं, मॉल के साथ साथ कैमरों में इस्तेमाल होते हैं। एक छोटा सा कैमरा जो इस कोने पे लगा होगा वो पूरे के पूरे कमरे को कैच कर लेता है। छोटा सा कैमरा है लेकिन पूरा एरिया कवर कर लिया उसने अपने अंदर, तो उसके अंदर भी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल है, ठीक है। तो कैमराज लिख सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करेंगे। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग ऐसी जगह ज्यादा रफ मतलब रश जगह होती है, जहां पे ज्यादा भीड़ होती है, तो वहां पे एरिया कवर करके एक्सीडेंट वगैरह बचाने के लिए। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ऑन रोड्स, ठीक है, बड़े बड़े लाल कलर के लगे होते हैं, ऑन रोड्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, जिससे कि लोग आगे पीछे आने वाले वाहनों को देख सकें, ठीक है। ध्यान से समझना। मान लो कि अपन लोग एक बार इनका यूज देख ही लेते हैं। बहुत स्लो चल रहा है। लीव, छोड़ो, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। आगे तो तुम्हारा स्टार बनता है ना, सभी लोग स्टार 2 बनाए। पहला स्टार ये कि शीशे कौन से होते हैं, किससे इमेज बड़ी किससे छोटी, कौन लाइट मिलाएगा कौन लाइट फैलाएगा, और उसके कौन से नाम है, पोल, सेंटर, फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी की सारी बातें स्टार 1 में आती हैं। पढ़ने का पैटर्न ब्रेक मत करना। चैप्टर जिस तरीके से तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट किया जाए उस कहानी को सबसे ज्यादा फॉलो करना, कि चैप्टर की किस बात को कैसे कहां पे एंट्री करवाया गया, ठीक है। स्टार नंबर 2 तुम्हारे लिए थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, ठीक है, फिलहाल थोड़ा थ्योरेटिकल होगा, बाद में एकदम सेट हो जाएगा। दैट इज रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। अपने पास में 2 टाइप की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी, और वर्चुअल हमेशा होती है इरेक्ट यानी कि सीधी, ऑलवेज। रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, लेकिन इसको लिखने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देता हूं कि देख भैया ये बहुत थ्योरेटिकल कहानी है। फिलहाल अगर तुम्हें ये बात हल्की फुल्की बस लिखनी है, 19-20 समझ में आ जाए तो बहुत ठीक है, नहीं तो टाइम के साथ तुम्हें जितनी परफेक्ट ये वाली कहानी समझ में आएगी चैप्टर में, उससे बेहतरीन कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मतलब तुम लोग कम से कम इस कहानी का इस्तेमाल अराउंड 17 बार करने वाले हो पूरे चैप्टर के अंदर, 17 टाइम्स अलग अलग जगहों पे यूज करोगे। तो फिलहाल बस पहली स्टार्टिंग है, पेशेंस के साथ में कुछ छोटी मोटी बातें समझें। सबसे पहली काम की चीज तो ये कि रियल इमेज कौन सी इमेज होती है, जिन इमेज को अपन लोग कहां पे ऑप्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे। द इमेज विच कैन बी ऑप्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, द इमेज विच कैन बी ऑप्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मूवी थिएटर्स, उसमें जो सामने लगा होता है प्रोजेक्टर, तुम पर्दा जहां पे लगा दोगे वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो जिन इमेज को हम स्क्रीन पे ला सकते हैं किसी भी जगह पर, तो उनको अपन लोग बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है। ये एक ऐसी बात है जो बुक में लिखी हुई है, मैं बुक की डेफिनेशन लिख रहा हूं, लेकिन ये तुम्हें वो बिल्कुल नहीं समझाएगी जो मैं तुम्हें शायद आने वाले टाइम में समझाने वाला हूं। इसलिए ध्यान से लिख के थोड़ा आगे बढ़े। तो इस कहानी को थोड़ा पेंडिंग में डालना, लेकिन ये बहुत परफेक्शन के साथ आने वाली है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, एक ऐसी इमेज जिसको अपन लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन स्क्रीन, इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। पहली काम की बात तो ये। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होती है, इसका मतलब अपन लोग देख लेंगे। और वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऐसी इमेज जिसको अपन लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ठीक है। दूसरी काम की बात, जिस इमेज को तुम लोग स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते वो वर्चुअल इमेज है, और जो स्क्रीन पे बड़ी तरह से बन जाती है वो रियल इमेज है।
पहले काम के 2 पॉइंट तो ये। अच्छा, इसमें काम की बात ये भी सुने कि रियल आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वो उल्टी बनती हैं। उल्टी बनने का मतलब ये कि अगर तुम सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा सिर नीचे और पांव ऊपर हो जाएंगे, और जो वर्चुअल इमेज होती हैं वो हमेशा इरेक्ट बनती हैं। ठीक है, वर्चुअल आर ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल आर ऑलवेज इरेक्ट। सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई देगा, और पांव नीचे तो नीचे ही दिखाई देंगे। एक काम की बात ये भी है, लेकिन एक डेफिनेशन मैं लिखता हूं अपनी तरफ से, ठीक है, उसको मेंशन भी कर दो, माय डेफिनेशन। लेकिन ये बात समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं आएगी। माय डेफिनेशन उसे लिख लें, आने वाले टाइम में ये तुम्हारा सबसे मजबूत टॉपिक बनेगा, ये वाला जो मैं मेंशन करने वाला हूं। ठीक है, देखें ध्यान से। अच्छा, वर्चुअल की सिंपल सीधे एग्जांपल अगर तुम बताए जाएं तो, जैसे कि तुम शीशे के सामने जब खड़े होते हो, तुम्हारी इमेज क्या बनती है? शीशे के अंदर बनती है, और हमेशा सीधी बनती है। तुम अगर सीधे खड़े हो तो सीधे ही दिखाई दोगे उसके अंदर, वो वर्चुअल इमेज है, शीशे के अंदर है। हमारे फोन के अंदर जो इमेज बन रही है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर बनती है, उसे अपन लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। और जो इमेज बाहर निकल के आ जाती है उसे कहते हैं रियल इमेज। जैसे कि तुम कुछ ऐसा मान लो कि जो टॉर्च से लाइट निकलती है वो रियल लाइट होती है किसी फोन में से, जो बाहर निकल के आ रही है, और जो उसके अंदर जो चमक है स्क्रीन के अंदर जो बनी है वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। लेकिन ये कहानी ऐसे बोलने से तुम्हारे दिमाग को क्रैश किया जाता है। इतना ही ध्यान रख लें, जो स्क्रीन पे बनी वो रियल, जो स्क्रीन के अंदर बनी, फोन के अंदर जो बनी, जो टीवी के अंदर बनी, वो सब कुछ वर्चुअल है। लेकिन इसको समझाने के लिए मैं अपनी डेफिनेशन लिखता हूं, समझ में आने में टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ में इस बात को बस निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, माय डेफिनेशन ध्यान से लिख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट कहानी है। जहां लाइट रेज खुद मिल जाएं, जहां लाइट रेज, जहां लाइट रेज खुद मिल जाएं, खुद मिल जाएं, वो रियल इमेज है, वो रियल इमेज हैं। ठीक है, और जहां पे लाइट रे मिलानी पड़े, ये तो हो गई रियल इमेज। ठीक है, जहां लाइट रेज मिलानी पड़े, जहां लाइट रेज मिलानी पड़े, मिलानी पड़े, वो वर्चुअल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज हैं, वो वर्चुअल इमेज हैं। ठीक है, जहां लाइट रे खुद से मिल गई वो रियल इमेज, जहां लाइट रे मिलानी पड़ी वो वर्चुअल इमेज। अब ये ऐसा पैरामीटर है जो तुम्हें फिलहाल पल्ले पड़ेगा ही नहीं, वो तुम्हें थोड़ा देर बाद में ही समझ में आएगा, है ना। थोड़ा देर यानी कि शायद 1-2 दिन बाद पल्ले पड़ेगा कि कहानी परफेक्टली क्या बता रही थी। देखना, एक कितनी आवाज करती है। किसी ने उसमें चम्मच में अपनी इमेज देखी है? उल्टी सी दिखाई दी है? किसी ने नहीं देखी है बताओ? कि चम्मच में गौर से अपनी इमेज नहीं देखी है बताएं बस। ऐसा कोई सा मैंने कभी चम्मच में ट्राई नहीं किया। मैं चम्मच लेके आया हूं, उसे चम्मच में दिखाऊंगा, इस वजह से कह रहा हूं। चम्मच में, कटोरी में, किसी भी गोल कर्व शेप में, क्योंकि अभी तो तुम्हें दिखेगी नहीं, चम्मच छोटी है ना, इस वजह से तुम पर्सनली ऐसे नहीं देख सकते, तो वो पास ले जाके देखनी पड़ेगी इस वजह से। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सीधी बात कहता हूँ, अगर तुम में से कोई भी गौर से देख सकता है तो ये देखना कि जब मैं इस वाले हिस्से को, पहली बात तो ये बाहर वाला हिस्सा ही कौन सा हिस्सा है इसका? कॉन्वेक्स। और जो अंदर वाला हिस्सा दैट इज कौन सा? कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में तुमने एक बात ये सुन ली कि एक इमेज को बड़ा बनाएगा, एक छोटा बनाएगा। उन सब बातों को एक पॉइंट पे आके इकट्ठा कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तुमने 2 स्टार बनाए अभी तक, तो बस ये गौर करना है कि अगर तुम यहां पे देखने की कोशिश करोगी, थोड़ा मुश्किल है देखना इसमें, ये शायद ज्यादा बेटर है। एक सेकेंड, रफ पॉलिशिंग, ये पास से दिखेगा,
अगर तुम इसमें अपनी इमेज देखोगे कोई भी गौर से, जाके देखना, घर पे ट्राई करना, तुम उल्टे दिखाई दोगे। तुम्हारा सिर इसमें नीचे होगा और बॉडी ऐसे रिवर्स होगी इस वाले हिस्से में। तो ये वाली अपने पास में रियल इमेज है, जो उल्टी बनती है वो रियल इमेज है। और अगर तुम इस वाले हिस्से में देखोगे अपने आप को, तो उसमें सीधे दिखाई दोगे। और सबसे मेन काम की बात है, अगर मैं यहां पर भी खड़ा हो जाता हूं ना, तुम सब आ जाओगे इसमें, इतने से एरिया में सब आ जाएंगे, अगर तुम गौर से देख सकते हो तो। मेन बात बस तुम्हें ये ऑब्जर्व करनी है कि इस वाले में तुम्हें अपनी शक्ल सीधी दिखाई देगी, सेम टू सेम। और अगर तुम इस वाले में देखोगे तो इसमें तुम उल्टे दिखाई दोगे। ठीक है, एक काम ट्राई कर लें सभी लोग, एक एक बार अपनी शक्ल इसमें देख लें पहले, जिससे तुम्हें ये बात पल्ले पड़ जाए कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। जो तुम्हें उल्टी दिख रही है वो कौन सी होगी, रियल, और जो तुम्हें सीधी दिखाई देगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल। पहली बात बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन काम पेंडिंग है। ऐसा मानो कि इसमें सिर्फ 10% काम हुआ, अभी भी 90% काम इसी से होगा, और वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस, 2-3 दिन लग जाएंगे इस कहानी को सेट करने में। ठीक है, तब जाके तुम्हें पल्ले पड़ेगा कि यार हम जिस दिन पहली बार इसको समझने की कोशिश कर रहे थे वो शायद गलत था। ठीक है, इसको ऑफ कर दे ज्यादा।